हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि करंट टाइम में ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर शेयर प्राइस की बात करें तो ये शेयर जनवरी में लिस्ट हुआ, उसके बाद ये शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया और यहाँ पे मार्च में इसने लो लगाया 151 रुपए का। फिर थोड़ा सा रिकवरी हुई, हालांकि इस शेयर में रैली देखने को मिली है। वो जून में 150 रुपए से ये आपका 250 रुपए टच किया, फिर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, फिर सितंबर में एक दोबारा से रैली आई, जहां पे इस कंपनी ने नवंबर में ये 500 रुपए का लेवल टच किया। हालांकि उसके बाद काफी गिरावट हो गई, 371 रुपए का टच किया, जो कि ये 50 डीएमए को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन काफी तेजी से रिकवरी हुई। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं सितंबर के बाद से हुई है। और यहाँ पे जो करंट टाइम में शेयर हालांकि गिरा था, लेकिन काफी तेजी से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, यही चीज को देख करके मैंने सोचा इस कंपनी पे फर्दर रिसर्च किया जाए। तो मेरी रिसर्च में क्या कुछ फाइंडिंग्स रही, चलिए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड की बात करें तो ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 4421 करोड़। स्टॉक भी हालांकि 92 का दिख रहा है। आरओसी थोड़ा सा पुअर है, 8.32% का। आरओई की बात करें तो 5.85% का, ये भी बिलो एवरेज दिख रहा है। अगर करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 461 रुपए का ट्रेड कर रहा है। इसके हाई की बात करें तो रिसेंटली 517 रुपए का हाई लगाया था। इसके 52 वीक लो की बात करें तो इसने मार्च में 151 का लो लगाया है। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरर हैं अपना एयर कंडीशनर के, साथ ही साथ ये रिसेंट में मल्टीपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस कंपनी में, तो जिसका डिस्कशन आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में इन्होंने 377 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये रेवेन्यू पिछले साल सिर्फ 178 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे ह्यूज जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 में 773 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो काफी कम दिख रहा है सितंबर का क्वार्टर, क्योंकि ये एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपको पता ही है एयर कंडीशनर एक सीजनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे जून में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसी वजह से करंट टाइम में सितंबर में काफी कम रेवेन्यू दिख रहा है। जो कि हमेशा इस तरह की कंपनीज जिसमें सीजनल बिजनेस हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये -8 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल ये सिर्फ -6 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे पिछली साल के कंपेरिजन में यहाँ नुकसान बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 2.36% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। पिछली साल ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.17% का हुआ करता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लेटेस्ट क्वार्टर में, जो कि सिर्फ 2.3% का दिख रहा है। पिछले साल ये 4% के आसपास था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये काफी हेल्दी 6.66% का था, जो कि पिछले साल यानी जून 2023 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है कि ये 4% का जो मार्जिन अभी 2% का दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ। इसी के साथ पिछले 3 क्वार्टर में अदर कंपोनेंट का इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। इसी के साथ इंटरेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, हालांकि लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इसका मतलब कंपनी काफी कैपेक्स कर रही है, जिसकी वजह से इनका डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है। हालांकि इस शेयर में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंपनीज में एनुअलाइज्ड रिजल्ट देखना काफी जरूरी हो जाता है। अगर इनके एनुअलाइज्ड P&L पे नजर डालें तो सेल्स देख सकते हैं कि 2021 में जो 736 करोड़ था वो बढ़कर के 2022 में 900 करोड़ रुपए का हुआ। 2023 में 1539 करोड़, 2024 में ये 1420 करोड़ रुपए का, और टीटीएम बेसिस पे 1956 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे लगातार इनकी रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जैसा कि ये सीजनल बिजनेस है, बट एक फाइनेंशियल ईयर का अगर रिजल्ट देखें तो वहाँ पे बेटर पिक्चर नजर आएगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% का था 2021 में, 2022 में 7% का एकदम कांस्टेंट सा बना हुआ था, 2022 में थोड़ा सा बड़ा 8% का हो गया। अभी टीटीएम बेसिस पे 7% का शो कर रहा है। कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फ्लैट ही है। अदर इनकम का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। इंटरेस्ट का लेवल भी यहाँ फाइनेंशियल ईयर FY24 में 39 करोड़ रुपए का था, अभी टीटीएम बेसिस पे 49 करोड़ रुपए का दिख रहा है। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन का लेवल भी 32 करोड़ रुपए से 42 करोड़ रुपए का हो गया है। जो कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये टीटीएम बेसिस पे बढ़ा हुआ है, जो कि 35 करोड़ से बढ़कर के 48 करोड़ रुपए का हो गया। तो एनुअलाइज्ड रिजल्ट को देखने पे यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल बिजनेस दिख रहा है। हालांकि एक रेशियो जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे डिप्रिसिएशन को हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेरिजन करें तो मैं कहता हूँ कि अगर 35 करोड़ रुपए का
डिप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिनिमम 3 गुना यानी 105 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी कम दिख रहा है। तो इसका क्लियरली मतलब है कि कंपनी में असेट काफी ज्यादा लग रही है, जिस वजह से इनका डिप्रिसिएशन ज्यादा है। साथ ही साथ आरओसी और आरओई भी बिलो एवरेज दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 52 करोड़ रुपए का इक्विटी कैपिटल था, जो कि बढ़ करके FY24 में 96 करोड़ हुआ। वजह है कि यहाँ पे इन्होंने आईपीओ के दौरान फंड रेस किए थे, जिसकी वजह से इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर सितंबर 2024 की बात करें तो ये फ्लैट ही है। इसका मतलब कोई भी इन्होंने फर्दर फंड रेज नहीं किया। करंट टाइम में इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे बोरिंग अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो कह सकते हैं कि 0.5 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। इसके अलावा फिक्स्ड असेट में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे CWIP का कंपोनेंट 31 करोड़ रुपए का दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ऑनगोइंग कैपेक्स इनके चल रहे हैं। अदर असेट्स पे एक नजर डालें तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि FY24 में जो 378 करोड़ था, अभी सितंबर 2024 में 299 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में डीग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 212 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल था, वो बढ़ करके 352 करोड़ रुपए का हो गया। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैनेजमेंट से ये पूछना जरूरी है कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्यों बढ़ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ये 107 करोड़ से घट करके सिर्फ 11 करोड़ का रह गया। हालांकि कंपनी के बाद अदर असेट्स आइटम है, जो कि FY24 में 335 करोड़ था, अभी 370 करोड़ रुपए का दिख रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि मार्च 2022 में निगेटिव था, मार्च 2023 में 19 करोड़ रुपए का प्लस में हुआ। FY24 में काफी अच्छा कैश बिजनेस से एक्रू हुआ है, जो कि 257 करोड़ रुपए का कैश बिजनेस से जनरेट हुआ है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, ये लगातार माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब है कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, इसी वजह से इनकी ग्रोथ भी आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ऐसे ही आगे फ्यूचर में भी कैपेक्स करती रहे तो ग्रोथ हो सकती है। हालांकि यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि कंपनी लगातार फंडिंग भी रेज कर रही है। तो दोस्तों अगर रेशियोज पे नजर डाले तो यहाँ पे डेटर डेज देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि 114 दिनों का FY23 में था, अभी यहाँ पे सिर्फ 55 दिनों में ये कलेक्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 81 दिनों से बढ़ करके 116 दिनों का हो गया। अगर डेज पेबल की बात करें तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा डिग्रोथ देखने को मिली है, 107 दिनों से बढ़ करके 127 दिनों का हो गया। अगर वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो जो कि 44 दिनों का हुआ करता था, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी बढ़ गया, जो कि 110 दिनों का है। अगर ROC की बात करें जो कि 11% का था, ये अभी घट गया है, जो कि 8% रह गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये भी समझेंगे कि करंट टाइम में इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इतना तेजी से क्यों बढ़ा है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि एकदम कांस्टेंट सी बनी हुई है, जो कि 48% की। FIs की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ी हुई दिख रही है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, जो कि 1.97% अप्रोक्सीमेटली 2% कह सकते हैं। DIs की होल्डिंग घटी हुई है, जो कि पहले 18% थी, वो घट करके 16% हुई और अभी घट करके 10% रह गई है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये लगातार बढ़ रही है, जो कि 32% से बढ़ करके 35% हो गई है और लेटेस्ट क्वार्टर में 39% की होल्डिंग है। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होते हुए दिख रहे हैं। 1,37,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे मार्च 2024 में, जो घट करके 1,04,000 हो गए और जून के क्वार्टर में फर्दर गिरावट देखने को मिली और सिर्फ 87,000 इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ देखने को ये मिला है कि DIs की होल्डिंग कम हो रही है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो गए हैं। तो इससे एक चीज ये हो सकती है कि बड़े इन्वेस्टर जो कि रिटेल कैटेगरी में है, वो इसमें अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डेटा सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर DIs की होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हुए दिखने चाहिए। तो हो सकता है इसमें PMS या फिर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स इसमें अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका स्टॉक P92 का, हालांकि ROC ROE काफी पुअर दिख रहा है, जो कि AC की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका करंट टाइम में शेयर प्राइस तो काफी अच्छा अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। हालांकि इस शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन काफी तेजी से रिकवर किया। क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा कंसर्न ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम दिख रहा है, जिसकी वजह से लॉसेस भी सितंबर क्वार्टर में काफी ज्यादा हो गए। एनुअलाइज रिजल्ट काफी स्टेबल और हर साल ये कंपनी ग्रो भी कर रही है। बैलेंस शीट देखा, ओवरऑल बैलेंस शीट काफी अच्छी है, लेकिन हमने देखा कि कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। रेशियोज वाले सेक्शन में हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहा है, जो कि
एक बड़ा कंसर्न है, तो मैनेजमेंट से ये डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अजीब पैटर्न देखने को मिला कि डीआईएस की होल्डिंग कम हो रही है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कम होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अकुमुलेशन जरूर हो रहा है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री थी ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड करंट टाइम में किस नए सेगमेंट में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों हम जैसा कि हमने देखा था कि Q2 में इनके लॉसेस पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ते हुए दिखे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। तो Q2 के परफॉर्मेंस हाईलाइट को सबसे पहले डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके Q2 के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोडक्ट बिजनेस से 98% रेवेन्यू आया है, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट भी ये खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसा कि एयर कंडीशनर से 70% का रेवेन्यू Q2 में आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 187% की ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे एसी में यूज होने वाले जो भी कंपोनेंट्स है तो ये डायरेक्टली दूसरे मैन्युफैक्चरर को भी सेल करते हैं। तो दोस्तों इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहे हैं, जैसा कि इनका सिटी सिटी और भिवाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है, और जैसा कि सिटी सिटी में 10% सिर्फ यूटिलाइजेशन रहा है H1 में। इसी वजह से इनका शॉर्ट टर्म में जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो जैसा कि नया अगर प्लांट स्टार्ट होता है वहाँ पे खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक कि प्लांट रैंप अप नहीं होगा वहां से उतना आउटपुट नहीं हो पाएगा, हालांकि खर्चा पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिटी सिटी और भिवाड़ी में जो कि एक्सपेंशन कर रहे हैं वहाँ पे खर्चा का स्टार्ट हो गया है, बट वहाँ पे रेवेन्यू अभी उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं कि सिर्फ 10% का है। इसी वजह से Q2 की परफॉर्मेंस थोड़ा सा निगेटिव दिख रही थी, जहाँ पे मार्जिन इनका सिर्फ 2% का दिख रहा था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही इनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कैपेसिटी में ग्रोथ दिखेगी, इनका मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स में ये एंटर कर रहे हैं, तो कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स लाइन है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको डिस्कस कर लें। तो जैसा कि इन्होंने सिटी सिटी में एक्सपेंशन किया है, यहाँ पे जो सेटअप कर रहे हैं होम अप्लायंसेस, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन की लाइंस ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पायलट प्रोडक्शन Q2 में ही कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पे ऑनगोइंग क्वार्टर यानी Q3 में यहाँ पे प्रोडक्शन भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ कूलर का भी प्रोडक्शन Q4 में ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन जैसे कि होम अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन और कूलर जैसे प्रोडक्ट आने वाले दिनों में ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने हाइसेंस के साथ पार्टनरशिप की है। हाइसेंस एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो शीबा नाम का ब्रांड आप लोग जानते होंगे, तो ये हाइसेंस का ही एक ब्रांड है। तो यहाँ पे हाइसेंस के लिए ये पार्टनरशिप करके एयर कंडीशनर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ होम अप्लायंसेस का भी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में कर रहे हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश में जो फैसिलिटी बिल्ड की है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जून 2025 में। इसके अलावा ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन बिल्डअप कर रहे हैं, और काफी बड़ा इनका कैपेक्स प्लान भी है, जो कि आने वाले 2 से 3 साल में ये करने वाले हैं। ये सारे कैपेक्स के बाद अगले 4-5 साल में ये $1 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट कर रहे हैं। तो करंट टाइम में अगर टीटीएम बेसिस पे इनकी रेवेन्यू की बात करें तो 2000 करोड़ है, तो आने वाले 5 सालों में ये 4 गुना की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे चूंकि ये करंट टाइम में एसी से हट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन बिल्डअप कर रहे हैं, हाइसेंस के साथ भी पार्टनरशिप की है, तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले 4-5 सालों में। तो दोस्तों इनकी पार्टनरशिप रुकी नहीं है, तो इन्होंने पैनासोनिक के साथ भी पार्टनरशिप की है, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है। चूंकि ये कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट के लिए पैनासोनिक से टाई अप किया, और ये भिवाड़ी और सिटी सिटी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंट्रोलर जैसे कंपोनेंट भी टाई अप में शामिल है। तो दोस्तों एक चीज तो कहना पड़ेगा कि ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर के बैठे हुए हैं। तो अगर इनके फाइनल प्रोडक्ट एसी या वॉशिंग मशीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अगर नहीं तो इनके जो कंपोनेंट एसी और वॉशिंग मशीन में यूज हो रहे हैं उसकी भी डिमांड बढ़ती है, तो इसको भी ये बेच सकते हैं। तो दोस्तों करंट टाइम में इनके रेवेन्यू मिक्स क्या है और मार्जिन किस तरीके से है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों अगर इनके Q2 के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 70% रेवेन्यू एयर कंडीशनर से आया है, हालांकि ट्रेडिशनली सिर्फ 40% रेवेन्यू आया करता था, और नॉन एयर कंडीशनर से 30% रेवेन्यू आया हुआ है। अगर इनके मार्जिन की बात करें तो एयर कंडीशनर में 14.5 से 15% का मार्जिन होता है, साथ ही साथ होम अप्लायंसेज और वॉशिंग मशीन जो कि ये आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे स्लाइटली बेटर मार्जिन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट मतलब कि 1% एक्स्ट्रा मार्जिन देखने को मिल सकता है। इबिटा मार्जिन की बात करें तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में 8% का इबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर FY24 में भी 8% का था। तो एक तरीके से कह सकते
सकते हैं कि करंट टाइम में चूंकि अभी होम अप्लायंस और वॉशिंग मशीन का बिजनेस रैंप अप नहीं हुआ है, जैसा कि FY26 में रैंप अप होगा, तो अभी इस साल मार्जिन 8% ही रहेगा। लेकिन अगले साल जैसे ही इनका मिक्स चेंज होगा, यानी होम अप्लायंसेस और वॉशिंग मशीन का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यहाँ पे EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज और यूटिलाइजेशन की बात करें तो इन्होंने जो भी ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डअप की है वो 4.2 मिलियन की है। यहाँ पे 1.2 मिलियन की सिटी सिटी में बिल्डअप की है कैपेसिटी, जिसका करंट टाइम में यूटिलाइजेशन फर्स्ट हाफ में सिर्फ 10% का रहा है। लेकिन बाई द एंड ऑफ द ईयर ये 30% का यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगले साल यानी FY26 में 60% तक यूटिलाइजेशन बढ़ा के करना चाहते हैं। तो ओवरऑल इनके पास स्पेयर कैपेसिटी काफी ज्यादा है। अभी ये एसी की मैन्युफैक्चरिंग में भी रैंप अप कर सकते हैं, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस और कूलर की भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। तो अगर इनके वॉशिंग मशीन की लाइंस की बात करें तो 25,000 यूनिट्स पर मंथ ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, साल में 2 लाख हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों एक चीज और समझाना चाहूंगा कि एडिशनल कैपेक्स की रिक्वायरमेंट तब नहीं होती जब जो भी कैपेसिटी बिल्डअप करें वो फंजिबल हो, यानी वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट हो कंपनी की उसका प्रोडक्शन इंस्टेंटली स्टार्ट कर दें, बहुत ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ते। एक ही कॉमन फैसिलिटी होती है जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से उसकी उतनी प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह की कैपेसिटीज काफी अच्छा होता है, यहाँ पे फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन आपका बढ़ता नहीं बट वहाँ से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड इनका डिप्रिसिएशन उतना बढ़ेगा नहीं, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और बॉटम लाइन जो कि काफी अभी पुअर दिख रही है, जैसा कि ROC और ROE देख रहे हैं 7-8% का दिख रहा है, वो फ्यूचर में 14-15% का हो सकता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, PLI स्कीम से क्या है इनको सपोर्ट मिल रहा है, उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इनके इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो 240 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया हुआ है एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि आने वाले 3 सालों में ये करेंगे। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन और स्मॉल अप्लायंसेस की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा इनको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 40 से 50 करोड़ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही इन्वेस्ट करके ये दोनों प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। PLI इंसेंटिव, तो दोस्तों अगर इनके PLI इंसेंटिव की बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रो हुई है। आपने डिक्सन, केस टेक्नोलॉजी, BG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस ऑलरेडी देखी हुई है कि कितना अच्छा ये सारे स्टॉक्स पिछले 3-4 सालों में रिटर्न दे चुके हैं, जो सबसे बड़ा रीजन था इंडस्ट्री को ग्रो करने का कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है। तो करेंट टाइम में ईपैक ड्यूरेबल को भी लास्ट ईयर 30 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिला है और इस साल भी 37 करोड़ रुपए का इनको इंसेंटिव मिलने वाला है। और इन्होंने बताया कि फर्स्ट हाफ में ही 21 करोड़ रुपए का इन्होंने इंसेंटिव एक्रू कर लिया है। इस वजह से ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो पा रही है, अपने कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप कर रही है। तो यहाँ पे इनिशियली छोटी कंपनीज को अगर सपोर्ट मिल जाता है, एक बार इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी अपना प्रोडक्शन एक लेवल के बाद जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आने लगता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर इनको 30 करोड़ रुपए का PLI स्कीम से इंसेंटिव मिला था। प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ 35 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब अगर इनको इंसेंटिव नहीं मिलता तो ये कंपनी बहुत ही मिनिमल सा प्रॉफिट करती, बट इनको इंसेंटिव मिल रहा है जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो एक कंपनी जब स्टेब्लिश हो जाती है, मल्टीपल ब्रांड के साथ इनका कोलैबोरेशन हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप होने के बाद जब रैंप अप कर लेती है तो वहाँ पे जब इंसेंटिव बंद भी हो जाएगा तो ये कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएगी और वहाँ पे ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। करंट टाइम में गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों ईपैक ड्यूरेबल पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हो तो आप मेरे स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल प्लान्स है, लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम प्लान्स है। कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा इसको डिस्कस करने के लिए आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, साथ ही साथ ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं कंपोनेंट की, तो इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर एक्सपोर्ट की ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है लास्ट ईयर से, क्योंकि इनका ओवरऑल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, इसी वजह से सिग्निफिकेंट टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है एक्सपोर्ट की वजह से। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि 75% जो भी ये अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपोनेंट इनके इन हाउस ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। लेकिन एक चीज और समझना जरूरी है कि इन कंपोनेंट को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे 50% जो रॉ मटेरियल है इंपोर्ट से आ रहा है और 50% रॉ मटेरियल डोमेस्टिक ही ये प्रोक्योर कर रहे हैं। और चूंकि इन्होंने चाइनीज कंपनी हाइसेंस के साथ
पार्टनरशिप की है। तो करंट टाइम में ये इंडिया के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ओवरसीज मार्केट के लिए भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में कुछ टेम्परेरी चैलेंजेस भी हैं, साथ ही साथ क्या आउटलुक है इसको डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे कॉपर सप्लाईज का इशू बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो भी प्लेन कॉपर है उसमें गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि BIS कंप्लायंस हो, जिसको 17 अक्टूबर से ही इफेक्टिव कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने बताया कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को भेजा है, क्योंकि करंट टाइम में कैपेसिटी शॉर्टेज है, BIS कंप्लायंस कॉपर काफी कम है। तो ये जो डेडलाइन इन्होंने 17 अक्टूबर को सेट की थी, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सके, ताकि करंट टाइम में कॉपर के सप्लाईज का जो इशू है उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में कमोडिटी और फॉरेक्स फ्लक्चुएशन किस तरीके से कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो इन्होंने बताया कि जो भी इनकी जो अरेंजमेंट है की कस्टमर्स के साथ, जहाँ पे 95% रेवेन्यू कवर हो जाता है, तो ऐसी अरेंजमेंट है कि जो भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे या फॉरेक्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, वो तुरंत पास ऑन कर दिया जाएगा, जिस वजह से इनका मार्जिन हमने पास्ट में भी देखा है कि काफी स्टेबल रहा है, जो कि 8% का ये मार्जिन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो यहाँ पे मीडियम टर्म में ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका ROC और ROE काफी पुअर दिख रहा है, चूंकि अभी ये एक्सपेंशन फेज में है। बड़ा एक्सपेंशन प्लान है जो कि FY25 में ही अगले 4 से 5 महीनों में सारा स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही इनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, आने वाले 2 से 3 सालों में ये मिनिमम 15% का ROC और ROE का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी ज्यादा बढ़ गया है, वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा बिजनेस में लग रहा है। तो इनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि करंट टाइम में वर्किंग कैपिटल जो ज्यादा लग रहा है, तो इन्होंने बताया कि IPO से फंड रेज करने के बाद इनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी थी, और पहले ये जो भी रिसीवेबल थे इसको ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग करते थे। इसका मतलब है कि सप्लायर से जो भी बिल बना हुआ है ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट ये कलेक्ट कर लेते, कुछ कट देना पड़ता था, साल का ऑलमोस्ट 12% के आसपास का होता है। तो यहाँ पे चूंकि अभी इनके पास ऑलरेडी पैसे थे, तो यहाँ पे 9% पे इन्होंने फंड रेज कर लिए, जिस वजह से 3% का डायरेक्टली बेनिफिट हो गया, जिस वजह से वर्किंग कैपिटल इनका ज्यादा लग रहा है। तो अगर इनको फ्यूचर में फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इन्वाइसिंग डिस्काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने डेट के लेवल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इनवाइस डिस्काउंटिंग नहीं पता तो इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सप्लायर हो और अपने कस्टमर को आप सप्लाईज देते हो, 3 महीने का क्रेडिट साइकिल है, तो यहाँ पे पेमेंट आपको 90 दिनों में मिलेगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट की इमीडिएट बेसिस पे जरूरत है तो आप 3% डिस्काउंट करके, यानी अगर 100 रुपए का बिल है तो 97 रुपीज पे सेल कर दो, आपको 97 रुपीज इंस्टेंट मिल जाएगा और आपका पैसा फ्री हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनवाइस डिस्काउंटिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज काफी ये काम करती हैं ताकि अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम किया जा सके। हालांकि यहाँ पे 3% का जो इंटरेस्ट की कास्ट है वो कंपनी को ही बियर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कंपनी को अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है कि उनके लिए क्या इनवाइस डिस्काउंटिंग करना बेटर होगा या फिर 3 महीने का क्रेडिट साइकिल। तो ये करना सही या गलत नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड जो कि AC की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन करंट टाइम में वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस, साथ ही साथ कूलर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ये 250 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आने वाले 2 से 3 साल में AC की मैन्युफैक्चरिंग में करने वाले हैं, लेकिन उसी कैपेसिटी में ये होम अप्लायंसेस और वॉशिंग मशीन की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसके लिए इनको फर्दर कोई कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैं करंट टाइम में देख रहा हूँ, क्योंकि ये अभी रिसेंट में ही अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप करने वाली है, तो इसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आने वाले वक्त में अगर ये सारे एक्सपेंशन अच्छे से कर लेते हैं तो इस शेयर में जब रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में कि एक कंपनी का शेयर प्राइस 2 टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। एक पहला जो फेज होता है जब कंपनी कोई प्लान लेकर के आए, उस टाइम भी शेयर परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर वो जो प्लान का एग्जीक्यूशन होता है तो भी शेयर अच्छा परफॉर्म करता है। जैसा कि इन्होंने अपना प्लान इन्वेस्टर्स को बताया, तो ये शेयर में जो रैली जून के बाद से नवंबर तक देखने को मिली, ये आ चुकी है। आने वाला जो इस शेयर में रैली देखने को मिली वो तब देखने को मिलेगी जब ये इन्होंने जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि Q3 और Q4 में जो भी एग्जीक्यूशन का प्लान है वो रिजल्ट
देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस शेयर को मैं आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में ट्रैक करूंगा और जैसा इनका एग्जीक्यूशन प्लान रहा, जिस हिसाब से ये रेवेन्यू अपना जनरेट करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। अभी इस शेयर को मैं वॉच लिस्ट में लगा के रखने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।